नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल गुरु क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है कि अब नवंबर के अंदर त्योहारों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और ऐसे में हमारे हिंदुस्तान का, हमारे भारत का एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है दीपावली, या जिसको हम दिवाली कहते हैं, वो आने वाला है। और जब दीपावली आती है तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल होता है, चारों तरफ पटाखों की धूम होती है और लोग खुशियाँ मनाते हैं और मेलों का आयोजन होता है। तो आज हम इस चीज़ का जिक्र क्यों कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस चीज़ का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जो कि रिलेटेड है इससे, और जिससे रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारियाँ हैं जो कि जनरल स्टडी के अंदर काफ़ी बार पूछी जा सकती हैं या पूछी भी गई हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं उन सब के बारे में। और पटाखा शब्द है, उससे कुछ याद आया है मैं और आपको वो सब कुछ बताना चाहता हूँ। तो देखिए, दिवाली है और दीपोत्सव, दीपावली जो है हमारा एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। और दीपावली पर लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह से अपने आप को क्या करते हैं, आनंदित करते हैं, प्रफुल्लित करते हैं। और उन्हीं में से एक जो है सबसे बड़ा आयोजन होता है, तो उसमें लोग क्या करते हैं, पटाखों का इस्तेमाल करते हैं। पटाखे यानी जिनको कहा जाता है फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स या पटाखे, जिनकी उत्पत्ति के बारे में हम जान लें थोड़ा सा, तो ये महत्वपूर्ण रहेगा हमारे लिए। पटाखा शब्द जो है या फायर क्रैकर्स है, उसकी उत्पत्ति या पटाखे सबसे पहले बने कहाँ थे, तो आपको पता है कि पटाखों की मियाद कितनी होती है। थोड़ा सा आग दी और उतने में बूम, ध्वस्त हो जाते हैं। इसका मतलब समझ गए होंगे कि पटाखों की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई, चीन यानी चाइना के अंदर। पहले लोग क्या करते हैं कि बैम्बू स्टिक यानी बांस के जो स्टिक होते थे उनमें बारूद भर करके और उसको हीट करते थे, जिससे क्या है एक धमाका होता था। धमाका क्यों होता था कि पटाखों के अंदर जो कुछ रसायन भरे जाते हैं, पटाखों के अंदर क्या होते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिनमें से पोटेशियम नाइट्रेट एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। और इसके अलावा जो सल्फ़र है, गंधक यानी सल्फ़र, इसके जैसे जो हैं रासायनिक यौगिक हैं वो भरे जाते हैं और ये ज्वलनशील होते हैं, उतने ज़्यादा नहीं होते, फिर भी जैसे ही ये जलते हैं तो इनके जलने से क्या होता है, चिंगारियाँ उत्पन्न होती है और धमाके की आवाज़ होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में कि पटाखों की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई, तो वो चाइना से हुई, क्योंकि उनकी पटाखों की ज़्यादा वो लंबी उम्र नहीं होती, थोड़े टाइम के लिए वो होते हैं और उस टाइम के बाद में धीरे धीरे उनकी जो है उम्र है वो घट जाती है। तो अब हम इनका जिक्र कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिवाली के ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं, पटाखों का इस्तेमाल करते हैं और पर्यावरण के अंदर है जो धुआं है वो उत्पन्न हो जाता है। तो उसी से रिलेटेड एक इशू है जिसको पेश किया है। पटाखों से रिलेटेड क्या इशू है वो देखिए कि हमारे देश के अंदर NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, NGT क्या है, ये है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जिसको राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को। और इसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था, इसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य ये था कि पर्यावरण पर जो है प्रदूषण के कारण पड़ने वाले दुष्प्रभावों को जो है समझा जा सके और प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। तो उसके लिए 18 अक्टूबर 2010 को स्थापित किया गया था राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण आयोग। राष्ट्रीय जो है हरित प्राधिकरण नियम या एक्ट के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था। और इसका काम क्या है कि पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने का प्रयास करना। तो अब इसके बारे में हमें ये इंपॉर्टेंट जानकारी है वो याद रखनी है। और NGT जो है, इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए, अगर ये पूछा जाए NGT का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली है
उसके अंदर एनजीटी का मुख्यालय है। इसके अलावा इसके 4 जोनल सेंटर हैं, रीजनल सेंटर, वो भी अलग अलग जगह पर है। कहाँ हैं? पुणे, भोपाल, चेन्नई और कोलकाता। 4 अलग अलग जगहों पर इसके रीजनल सेंटर भी हैं, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में, एनजीटी के बारे में, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के बारे में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। इन्होंने क्या कहा है कि दिवाली के दौरान जो पटाखे जलाए जाते हैं उनसे जो प्रदूषण होता है वो लोगों के लिए क्या बन रहा है? आफत बन रहा है। तो उसको किसी न किसी प्रकार से नियंत्रित किया जाए। और इन्होंने गाइडलाइन दी है पर्यावरण मंत्रालय और हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को कि 7 से 30 नवंबर तक क्या है, पटाखों का इस्तेमाल ना हो, इसके लिए कड़े कदम उठाए जाए। तो हम इसके बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। वैसे ये जो है इनको अभी याद आता है जब कुछ ऐसे त्यौहार आते हैं हमारे, बाकी समय इनको कुछ याद नहीं रहता। तो एनजीटी के बारे में एक जो बात और पूछी जा सकती है वो ये पूछा जा सकता है कि एनजीटी के चेयरमैन कौन है? एनजीटी के चेयरमैन कौन है? अगर इसके चेयरमैन के बारे में पूछा जाए तो वो हैं हमारे ए.के. गोयल। ए.के. गोयल कौन है? इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ए.के. गोयल ये इस एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। ये बिलोंग करते हैं हमारे हरियाणा से। और हरियाणा के कहाँ से? हरियाणा के हिसार से इनका संबंध है ए.के. गोयल का। और वर्तमान में ये एनजीटी के चेयरमैन हैं। कौन है? ये हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज। सुप्रीम कोर्ट के ये न्यायाधीश रह चुके हैं, जज रह चुके हैं। और ये जो हैं, अगर इनकी बात पूछी जाए कि 7 जुलाई 1953 को जन्मे थे और 7 जुलाई 2014 को इनको जो है सुप्रीम कोर्ट का जज है वो बनाया गया था। उसके बाद में ये वहाँ से रिटायर हो गए और रिटायर होने के बाद में क्या बने? एनजीटी के चेयरमैन हैं। और कहाँ से हैं? हरियाणा के हिसार से। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और पर्यावरण मंत्रालय जो है, इसके अलावा सीपीसीबी जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसको ये निर्देश दिया है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी एनजीटी के बारे में, ए.के. गोयल के बारे में, और कब वो जज बने थे, कब उनका जन्म हुआ था, कहाँ से बिलोंग करते हैं, एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है और एनजीटी की स्थापना है वो कब हुई थी। अब इसके बारे में हम और बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो आता है वो है दूसरी संस्था जिसको बोलते हैं सीपीसीबी। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक और संस्था है जो क्या है? सीपीसीबी, जिसको कहते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करता है कि पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित जितने भी मामले हैं उनको देखने का काम करता है। और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो ये स्थापित हुआ था सीपीसीबी 22 सितंबर 1974 को। वाटर प्रोटेक्शन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974 एंड एयर पॉल्यूशन एंड प्रोटेक्शन कंट्रोल एक्ट 1974 के अंतर्गत इसको क्या किया गया था? स्थापित किया गया था सीपीसीबी को। और ये क्या करता है? प्रदूषण को नियंत्रित करने से संबंधित कार्य देखता है। और वर्तमान में अगर पूछा जाए इसके चेयरमैन कौन हैं तो वो हैं श्री शिवदास मीना। शिवदास मीना। एनजीटी ने सीपीसीबी को और जो है भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय और वन और पर्यावरण मंत्रालय, उनको निर्देश दिए हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के, खास करके अब दिवाली के अराउंड। तो देखते जाइए क्या क्या होता है। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट जानकारी है आपको इनके बारे में पता होने चाहिए कि सीपीसीबी क्या है। 22 सितंबर 1974 को इसकी स्थापना हुई थी और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? शिवदास मीना। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा हम 2-3 संस्थाएं हैं जो इसी से जुड़ी है और जो नियंत्रण करने की कोशिश करेंगी पॉल्यूशन के ऊपर। लेकिन हमें पता है हमारा देश जिस चीज़ के लिए रोका जाता है
उसको तो सबसे ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जानने लायक जो पॉल्यूशन से रिलेटेड हैं और इन सब चीज़ों से रिलेटेड हैं। अब देखिए कि पॉल्यूशन है क्या, पॉल्यूशन क्या चीज़ है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं 2-3 चीज़ें और कि किसको ये निर्देश दिया इन्होंने, एनजीटी ने। एनजीटी ने कहा है हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय को, स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार उसको भी निर्देश दिए हैं कि लोगों की सेहत का ख्याल रखें, प्रदूषण पर नियंत्रण रखें तो कैसे रखें। अब स्वास्थ्य मंत्रालय के बारे में जानकारी लेनी है तो उसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है और वो है कि ये स्वास्थ्य मंत्रालय एक अलग मंत्रालय के रूप में स्थापित किया गया था। कब? 1976 में, 1976 में इसको क्या है एक अलग मंत्रालय के रूप में स्थापित किया गया था। और वर्तमान में हम देखें तो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है सामने कि स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो किसके अधीन है, और यहाँ पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं, तो वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन वर्तमान में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि कम्पिटिटिव लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब उसके बाद में एक बात और आती है कि पर्यावरण से संबंधित एक मंत्रालय और है जिसको कहते हैं पर्यावरण मंत्रालय, या हम कह सकते हैं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। तो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का हम जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पॉल्यूशन का प्रभाव तो इन्हीं पर भी पड़ता है, पेड़ पौधों में भी पड़ता है। तो देखिए वन और पर्यावरण मंत्रालय के संदर्भ में जो बात है कि अगर पूछा जाए कि इस वन और पर्यावरण मंत्रालय को कब स्थापित किया गया था, तो इसको एक अलग मंत्रालय के रूप में दर्जा दिया गया था। वो दिया गया था 1985 यानी 1985 के अंदर। 1985 में एक अलग मंत्रालय बनाया गया जो कि वन और पर्यावरण से संबंधित मामलों की देखभाल करता है। उसको क्या कहा गया? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, और 1985 में इसको स्थापित किया गया था। अब पूछा जाए कि हमारे वर्तमान में पर्यावरण मंत्री कौन है, तो वो हैं प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर हमारे वन और पर्यावरण मंत्री हैं। तो ये सब मिलकर के, ये संस्थाएं मिलकर के चाह रही हैं कि जो 7 से 30 नवंबर के बीच में है पर्यावरण प्रदूषण है उसका नियंत्रण हो सके। ठीक है, और भी बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हम इसके बारे में जान सकते हैं और जानने भी चाहिए, लेकिन ये इनमें से कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के बारे में, पर्यावरण मंत्रालय के बारे में। एनजीटी क्या है, सीपीसीबी क्या है। अब हम बात करते हैं कि ये रोकना क्या चाह रहे हैं, जिक्र हमने किया था जिसका, और वो किसको रोकना चाह रहे हैं? पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण को। अब देखिए प्रदूषण से वैसे तो बहुत सारी हानियां हैं, लेकिन धुएं से क्या होता है, मेनली प्रदूषण होगा वो होगा एयर पॉल्यूशन, यानी हवा का वायु प्रदूषण जो है मेनली होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि वायु प्रदूषण से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। 2-3 मेन प्रॉब्लम है, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि वायु जो प्रदूषण है उससे एक गंभीर बीमारी होती है जिसको कहते हैं एस्फिक्सिया। क्या कहते हैं उसको? एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया, देखो एस्फिक्सिया क्या है? एस्फिक्सिया होता है कि वातावरण में ऑक्सीजन की कमी से हमें सांस लेने में घुटन महसूस होना, उसको हम क्या कहते हैं? एस्फिक्सिया। यानी हमारे श्वसन तंत्र को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो उसकी वजह से हमें क्या होने लगती है? घुटन। तो एस्फिक्सिया को हम क्या कह सकते हैं? दम घुटना या घुटन महसूस होना। किसकी कमी से? ऑक्सीजन की कमी से। दम घुटना क्या कहलाता है? एस्फिक्सिया। अब एस्फिक्सिया के बारे में थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूं मैं आपको, क्योंकि सब्जेक्ट से बिलोंग करता है मेरे। तो एस्फिक्सिया क्या है? एस्फिक्सिया 2 टाइप का होता है। एक होता है फिजिकल एस्फिक्सिया, एक होता है फिजिकल यानी भौतिक एस्फिक्सिया, और एक होता है केमिकल यानी रासायनिक एस्फिक्सिया। देखिए फिजिकल और केमिकल में क्या फ़र्क है? एस्फिक्सिया में एस्फिक्सिया वही रहना है, लेकिन फिजिकल में क्या है? तौर तरीके हैं ऑक्सीजन के अवरुद्ध होने के, वो होंगे फिजिकल यानी भौतिक रूप से, और केमिकल में क्या होंगे? केमिकल तरीके होंगे। देखिए फिजिकल की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल एस्फिक्सिया में क्या आता है? फिजिकल एस्फिक्सिया में एक आता है चॉकिंग।
कौन कौन सी बातें आती हैं? फिजिकल एस्फिक्सिया में आता है एक चॉकिंग। देखो चॉकिंग क्या है, चॉकिंग किसको कहते हैं? चॉकिंग का मतलब होता है अवरुद्ध होना किसी चीज़ का। चॉकिंग का मतलब क्या है? अवरुद्ध होना। फॉर एग्जांपल हमारे सांस लेने का जो तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उसके अंदर कोई चीज़ है वो फंस जाती है, उसको रोक देती है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है चॉकिंग। और उसकी वजह से क्या है, हमारा दम घुटता है और मनुष्य की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट तरीके की अगर हम बात करें, चॉकिंग के अलावा एक और तरीका है एस्फिक्सिया का, जिसको बोलते हैं एस्पिरेशन। डिफरेंस है दोनों में, एस्पिरेशन और चॉकिंग में। एस्पिरेशन क्या होता है? ये भी घुटन ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, घुटन है। लेकिन ये घुटन कब होती है? जब व्यक्ति डूबता है किसी चीज़ में, ठीक है। यानी व्यक्ति की श्वसन नली है, उसमें जैसे पानी हो गया या कोई तरल पदार्थ है, उस श्वसन मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, उसमें भर जाता है, तो ऑक्सीजन के जाने की जगह नहीं बचती। और डूबना एक एग्जाम्पल है कि जब कोई व्यक्ति है किसी तरल में डूब जाता है तो उसके फेफड़ों में पानी भर जाता है, तो वो क्या है? एक एस्पिरेशन का टाइप है, जिसमें ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाती, शरीर के अंदर नहीं पहुंच पाती। ये भी एक टाइप का क्या है? एस्फिक्सिया है। इसके अलावा एक और तरीका है स्ट्रैंगुलेशन। स्ट्रैंगुलेशन क्या होता है कि जब हमारे गले के चारों ओर कोई रस्सी वगैरह लटक जाती है और वो खुलती नहीं है, जैसे फांसी लगाते हैं, तो उस टाइम क्या होता है? स्ट्रैंगुलेशन होता है। हमारे गले के अंदर रस्सी है वो दबाव डालती है और हमारा जो ये वायु मार्ग है उसको अवरुद्ध कर देती है, तो वो क्या कहलाता है? स्ट्रैंगुलेशन कहलाता है। तो ये डिफरेंट टाइप है एस्फिक्सिया के, जो कि फिजिकल कंडीशन में आते हैं। केमिकल में क्या होते हैं? अगर हम केमिकल की बात करते हैं तो केमिकल में क्या होते हैं? कुछ केमिकल यानी रसायन आते हैं। रसायन कौन कौन से आते हैं? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो गया। ऐसे केमिकल जो हैं ये क्या करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, कहाँ से ये बनती है? देखिए हम जानते हैं कि जब वस्तुएं जलती हैं, चीज़ें जलती हैं, तो उनके जलने से क्या होता है कि धुआं उत्पन्न होता है। अब जो जलना है या दहन होना है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये कैसे दहन होने से उत्पन्न होती हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड कब होती है उत्पन्न? जब वस्तुओं का अपूर्ण दहन होता है। जब वस्तुओं का क्या होता है? अपूर्ण दहन। अपूर्ण दहन का मतलब ऑक्सीजन की कमी में जलना। जब ऑक्सीजन की कमी में कोई वस्तु जलती है तो उससे क्या है? राख और धुआं इत्यादि उत्पन्न होते हैं। तो उसकी वजह से क्या उत्पन्न होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। और ये गैस क्या करती है? हमारे खून के हीमोग्लोबिन के साथ में मिल जाती है और मिल करके क्या बना लेती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में जाने नहीं देता और उसकी वजह से हमें क्या होता है? एस्फिक्सिया होता है, घुटन होती है और फाइनली क्या हो जाती है? मृत्यु। फॉर एग्जांपल अगर हम बंद कमरे में किसी कहीं पर अंगीठी वगैरह जलाकर सोते हैं सर्दियों के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कई बार एस्फिक्सिया हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की, ये आपने महसूस किया होगा कहीं शहर में आते जाते हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को। अगर नहीं करा है तो कर सकते हो, जाइए किसी अच्छे से सीवरेज के पास में और बैठ जाइए कुछ देर, वहाँ का आपका वातावरण है वो आपको बता देगा कि कौन सी गैस निकल रही है, वो होती है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एस्फिक्सिया के लिए जिम्मेदार होती हैं। पॉल्यूशन का ख़तरा है और पॉल्यूशन से क्या है, ये सब चीज़ें हैं रिलेटेड हैं। इन सब चीज़ों को और ये जो करंट में टॉपिक चल रहा है इससे रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने पेश की है और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कुछ और जानकारियाँ लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और त्योहारों का मौसम है, गाते रहिए और बजाते रहिए। जय हिंद।